चाहे मेयर के दावेदार हो चाहे पार्षद के दावेदार, तो चलो आज आप पार्षद के लिए खड़े हुए हैं, तो क्या कुछ आपकी अब आगे की रणनीति रहेगी? एमसी जो है वो माँ जैसी होती है, माँ जैसे अपने बच्चे का ख्याल रखती है, इसी तरह से हम वार्ड का ख्याल रखेंगे। आप समस्या निपटाते हुए भी आई हैं और अभी तक आप जैसे बीजेपी पार्टी को सपोर्ट करते आए हैं, शायद आगे भी करते रहेंगे, ये निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला आपने क्यों लिया? बहुत बड़ी चीज़ें नहीं होती मुकुल जी, और करना मुश्किल भी नहीं होता। सरकार आपको पैसा देती है, उस पैसे को सही रूप से हम लगाएं तो हमारा वार्ड एक सुंदर वार्ड बनेगा। क्योंकि तो जैसे कि महिला सशक्तिकरण को आप हमेशा से आगे करते भी रहे हैं और उसके लिए कार्य भी करते रहे हैं, अब जैसे कि बात सिर्फ चुनाव की कर लेते हैं, ये चुनाव में ये कहीं ना कहीं मुकाबला बहुत कर रहा है इस बार, क्योंकि कांग्रेस के आपके रजनीश सिंगला जी हो गए यहाँ से, या बीजेपी में आपने बताया कि भारी चेहरा है, तो मुकाबला कितना टफ मानते हैं अपने लिए आप? राज्यसभा और लोकसभा में महिला ऐसे तो पहुंचेगी नहीं ना, आपसे नीचे से ही एक सीढ़ी चढ़ेंगे ऊपर। तो अगर आप नीचे वाली सीढ़ी में ही गलत फैसला कर रहे हैं तो ऊपर वाली सीढ़ी करनी क्या है? नमस्कार, स्वागत है द समर न्यूज़ हरियाणा में। जैसा कि सियासी माहौल गर्म भी है और इस टाइम तो इतना माहौल गर्म है कि पार्षदों में आपस में ही है, जो लोग जैसे बीजेपी में थे, बीजेपी में उनको टिकट नहीं मिला बहुतों को, और अब वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे एक हमारी समाज सेवी बेनू राव जी भी हैं जो वार्ड नंबर 3 से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी, वो आज हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो मैडम आपको मुबारक कि आप निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि हम आपसे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, पॉडकास्ट भी किया था हमने, तो उसमें उस वक्त हमने आपसे चाहे मेयर के दावेदार हो चाहे पार्षद के दावेदार, तो चलो आज आप पार्षद के लिए खड़े हुए हैं, तो क्या कुछ आपकी अब आगे की रणनीति रहेगी? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि अगर ये हमने जिम्मेवारी दी है कि हम अपने वार्ड के लिए आगे बढ़ेंगे, तो सबसे पहले तो सीट निकालनी है, जीतना है, लोगों को बताना है कि हाँ, आप लोगों ने जो इतना मेरे को प्रोत्साहन दिया है, आज मैं आपके बीच में हूँ। और फिर उसके बाद काम बहुत है हमारे वार्ड में, 7 और 8 सेक्टर आता है हमारे वार्ड में, और कुछ काम ऐसे हैं जो सक्रिय रूप से हुए नहीं हैं और वो 5 साल तक होते भी रहेंगे। जैसे अगर मुझे चुन लिया जाता है तो आप जो हर रोज़ के काम है, कूड़ा उठवाना, सफाई का या सैनिटेशन का या ड्रेनेज का, ये काम तो पूरे 5 साल करने ही करने हैं। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो हमें बहुत सालों से परेशान कर रहे हैं। जैसे कुछ पार्क्स ऐसे हैं जिसमें टॉयलेट्स नहीं बने हुए बुज़ुर्गों के लिए, क्योंकि देखिए एमसी जो है वो माँ जैसी होती है, माँ जैसे अपने बच्चे का ख्याल रखती है, इसी तरह से हम वार्ड का ख्याल रखेंगे। कि जैसे माँ छोटी छोटी चीज़ें देखती है अपने घर में कि सब सही है, तो इसी तरह से मैं इस वार्ड की, आप ये लीजिए कि माँ ही बनना चाहती हूँ कि छोटी छोटी जो समस्याएँ हैं, बहुत बड़ी चीज़ें नहीं होती मुकुल जी, और करना मुश्किल भी नहीं होता। सरकार आपको पैसा देती है, उस पैसे को सही रूप से हम लगाएं तो हमारा वार्ड एक सुंदर वार्ड बनेगा। क्योंकि मैं ये भी चाहूँगी कि हमारा कम्युनिटी सेंटर बंद पड़ा है इतने सालों से, कुछ है हो नहीं रहा उसका, और यहाँ पे सूचना केंद्र है वो बंद पड़ा है। कुत्तों की इतनी समस्या है इन दोनों वार्ड्स में, दोनों सेक्टर्स में। एनक्रोचमेंट 8 सेक्टर की एक मेजर समस्या है, 7 सेक्टर की एक मेजर समस्या है। तो ये छोटी छोटी समस्याएं हैं जो अभी तक कई समस्याएं मैं अकेले भी निपटाती आई हूँ, लेकिन अब अगर कुर्सी मिल जाती है तो थोड़ा इजी हो जाएगा। तो जैसे आप समस्या निपटाते हुए भी आई हैं और अभी तक आप जैसे बीजेपी पार्टी को सपोर्ट करते आए हैं, शायद आगे भी करते रहेंगे, ये निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला आपने क्यों लिया? देखिए, ऐसा है, जो हमारे वार्ड से उतारे गए हैं वो एक बाहरी व्यक्ति हैं, इस वार्ड में रहते भी नहीं हैं, वो एमडीसी के हैं, और मुझे नहीं पता पार्टी के क्या संकलन बना और उनको यहाँ लाया गया, मुझे कोई आइडिया नहीं है। ये तो जो उन पद पे बैठे हैं वो ज़्यादा बेहतर जानेंगे। मैंने तो अपने वार्ड का बीड़ा उठाया है जी, और मेरी कोशिश यही रहेगी, और ये रेजिडेंट्स ने ही मुझे कहा है कि अगर कोई बाहरी व्यक्ति आकर यहाँ रहेगा तो उसको समझ में ही नहीं आएगा, है ना। हम होटल में जाते हैं, हमें पता है कि हमारा कमरा नहीं है, तो हम उसमें बहुत ज़्यादा ख़राब करके आते हैं उसको जाते हुए भी, कि भाई हमने तो यहाँ रहना नहीं है। तो इसी तरह से जो हमारी टिकट जिनको दी गई है उन्होंने यहाँ रहना नहीं है, उनका यहाँ कुछ मतलब लगाव नहीं है। तो अगर मेरा घर है तो मेरा लगाव है, मैं इतने सालों से यहाँ रह रही हूँ, तो ऑफ कोर्स मैं इसीलिए उतरी हूँ मैदान में कि जो ना अगर टिकट मिली तो कोई बात नहीं, लेकिन लोगों का समर्थन बहुत मिलेगा। अच्छा मैम, महिला आरक्षण को लेकर एक सवाल है मेरे मन में। अभी पीछे लोकसभा में जो इनके आवेदन हुए, मतलब आवेदन कह रहा हूँ मैं, इसका एक वोटिंग हुई थी, उस वोटिंग में कहीं ना कहीं कांग्रेस ने मना कर दिया महिला आरक्षण को लेके, और वो बिल पास ही नहीं हुआ। तो ये क्या कुछ नीति है, क्या कुछ रणनीति है, ये कुछ समझाओ थोड़ा। देखिए, ऐसा है कि हम जब बात करते हैं महिला आरक्षण की,
तो महिला आरक्षण अगर कर भी दिया जाए, मतलब वैसे तो करना चाहिए, मैं बिल्कुल सख्त इसके साथ हूँ। और मैं मोदी जी का ये विजन जो है कि महिला को आगे बढ़ाना है, आगे लाना है, और वो किस तरह की वहाँ पॉलिटिक्स हुई है वो आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ, ज़्यादा बोलने की मुझे भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, मैं महिलाओं के लिए काम करती हूँ तो मेरा ये मानना भी है और समझना भी है कि अगर महिला को आगे लाना है तो सबसे पहले उसको आत्मनिर्भर बनाना चाहिए, कोई भी महिला है। फिर उसमें एक थोड़ा सा होना भी चाहिए कि वो पॉलिटिक्स में आ सकती है या नहीं आ सकती। जैसे अभी भी कई ऐसे वार्ड्स हैं, मैं बोलना नहीं चाहती, मतलब पार्टी से इररिलेवेंट कोई भी पार्टी हो, तो जो महिला की टिकट है वो उसके पति ने ली है। महिला तो सशक्त करी ही नहीं आपने, और उस महिला को तो आपने टिकट दिया ही नहीं जो आके करना चाहती है। तो मोदी जी अकेले क्या करेंगे, है ना। मोदी जी तो चिल्ला चिल्ला के थक गए कि भाई हम महिलाओं को आगे लाना चाहते हैं, राज्यसभा लोकसभा में बिठाना चाहते हैं, लेकिन आप नीचे भी तो देखिए। तो बिल आए ना आए, लेकिन महिला को आगे लाने के लिए हम सबको एक प्रयास करना पड़ेगा। सिर्फ बिल लाने से नहीं होगा, सिर्फ आरक्षण करने से नहीं होगा, महिला को एक सम्मान जो वो चाहती है। दूसरी चीज, नीचे से भी उसको उतना ही सपोर्ट किया जाए पॉलिटिकल पार्टीज में जो आप ऊपर सपोर्ट कर। देखिए, राज्यसभा और लोकसभा में महिला ऐसे तो पहुंचेगी नहीं ना, आप उससे नीचे से ही एक सीढ़ी चढ़ेंगे ऊपर। तो अगर आप नीचे वाली सीढ़ी में ही गलत फैसला कर रहे हैं तो ऊपर वाली सीढ़ी करनी क्या है। तो मैं तो बिल आए ना आए, लेकिन महिला सशक्त हो और वही आगे आए और पार्टी भी उसी को आगे आने दे, बस यही चाह रही है। तो जैसे कि महिला सशक्तिकरण को आप हमेशा से आगे करती भी रहे हैं और उसके लिए कार्य भी करते रहे हैं। अब जैसे कि बात सिर्फ चुनाव की कर लेते हैं, ये चुनाव में ये कहीं ना कहीं मुकाबला बहुत कर रहा है इस बार, क्योंकि कांग्रेस के आपके रजनीश सिंगला जी हो गए यहाँ से, या बीजेपी में आपने बताया कि भारी चेहरा है, तो मुकाबला कितना टफ मानते हैं अपने लिए आप? देखिए, ऐसा नहीं है, टफ कुछ भी नहीं होता अगर आप ठान लेते हैं। मतलब मैं बड़ा ही सेल्फ मोटिवेटेड लेडी हूँ और बहुत ही दमदार आगे बढ़ने वाली लेडी हूँ। तो मैंने ये अगर ठान लिया एक बार तो कोशिश तो ज़रूर करूँगी। हार जीत तो देखिए ऊपर वाले के हाथ में है और मेरे बोर्ड वालों के हाथ में है। अगर वो मुझे एक अच्छा समझते हैं कि हाँ ये काम करने वाली महिला है, तो इररेलेवेंट टू द हमारा जब हम वार्ड की बात करते हैं ना मुकुल जी, तो बहुत आता है कि यहाँ पर बनिया वोट ज़्यादा है, या यहाँ पर ब्राह्मण वोट ज़्यादा है, या यहाँ पर जाट वोट ज़्यादा है। वार्ड है, वार्ड में ये समीकरण क्यों करते हैं आप? वार्ड में तो आप चेहरा देखिए, काम करने वाली महिला देखिए। तो ये जो समीकरण जो हम लोग बिठाते हैं ना पार्टी सिस्टम में, वो मुझे गलत लगता है, क्योंकि हम सब भाई बहन एक ही तो घर में रहते हैं, 7 और 8 ही तो है सबका रिहाइश। तो अगर हम ये सोचें कि भाई ये इनसे काम करना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ये बनिया है या ब्राह्मण है या पंजाबी है या फिर जाट है, आप समीकरण से आप इकट्ठे होकर आप ये सोचिए कि वार्ड का भला कैसे हो सकता है। अगर ये सोचेंगे वार्ड वाले तो मुझे नहीं लगता ये मेरे लिए कठिन होगा, क्योंकि और थैंक गॉड कि इस बार मैंने काम बहुत किया है तो सब मेरे साथ हैं। तो जैसे अगर जीत अगर आपकी होती है तो क्या आपकी प्रायोरिटी रहेगी, क्या कुछ पहली प्राथमिकता रहेगी जो आपने काम कराना है इस अपने वार्ड में? मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि मेरा सबसे बड़ी समस्या है हमारा कम्युनिटी सेंटर, और मैं उसको एक अच्छा रूप देना चाह रही हूँ। और मैंने बहुत कुछ सोच रखा है कि अगर यहाँ पर, क्योंकि ना तो 7 में कम्युनिटी सेंटर है ना तो 8 में कम्युनिटी सेंटर है, तो हमें या तो 7 में तो सक्रिय करना ही है, 8 में भी बनाने की पूरी कोशिश रहेगी। दूसरी बात यह है कि जो 8 है, 8 में एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है एनक्रोचमेंट की गोपाल स्वीट्स के सामने। मैं पहले भी इंटरव्यू में कह चुकी हूँ कि वहाँ एनक्रोचमेंट हटाई ही नहीं जाती। वहाँ के रेजिडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि झुग्गी झोपड़ी वाले वहाँ रह रहे हैं। हमारी साथ की भी कुछ ऐसी समस्याएं हैं। और आप सिक्योरिटी, ये तो आपको बताइए 7 सेक्टर में कहीं भी सिक्योरिटी ग्रिल नहीं है, तो समस्याएं हैं। तो जो मुझसे पहले बन पड़ेगी अब हम पहले करेंगे। कोई मार्क वाइज नहीं कर रही हूँ कि पहले ये करना है ये करना है। जो समस्याएं उस समय मुझे नज़र आएंगी कि अभी हमने करनी है तो शुरुआत हो जाएगी। जैसे ही मुझे कुछ ऐसा मिलता है और जीत मिलती है तो शुरुआत पहले दिन से ही हो जाएगी। क्या कुछ मैसेज देंगे आप पंचकुला के अपने वार्ड की जनता को? मैं आपके माध्यम से अपनी वार्ड की जनता को यही कहना चाहूँगी कि आपकी बेटी हूँ, आपकी बहन हूँ, और कोशिश ये करिए कि इस बार मुझे मौका दें। और आप दे भी चुके हैं, मेरे वो ग्रुप में आप सब इतना मुझे हौसला दे रहे हैं कि आप आगे बढ़ो, आप हमारे साथ हैं। तो आप एक छोटा सा आपका निर्णय है, आपका जो है वोट ज़रूर डालिए, पहले तो वो ज़रूरी है। मैं सबसे निवेदन ये करूँगी कि वोट ज़रूर डालने ज़रूर आएँ। दूसरा, अगर आप मुझे योग्य समझते हैं
तो मैं आपसे ये वादा करती हूँ कि अगर मुझे ये सीट मिल गई तो हम मिलकर इस वार्ड को, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकती, मिलकर इस वार्ड को एक सुंदर वार्ड बनाएंगे। और 20 वार्डों में से ये वादा है कि ये सबसे अच्छा वार्ड आपको नज़र में आएगा, इतना ही कहना चाहूँगी। तो ये थे बेनू राव जी, जिन्होंने अपने विचार भी रखे, पूरे साझा किए और बताया भी कि अभी तक तो वैसे सोशल वर्क ये करती आई हैं और आगे भी करती रहेंगी, और वार्ड के अगर ये पार्षद बन जाती हैं तो ये यहाँ की समस्याओं का समाधान भी पूर्ण रूप से ख़त्म कर देगी। जो कि सबसे बड़ी समस्या कम्युनिटी सेंटर है, वो इनका एक टारगेट है कि सबसे पहले तो उसी को सुधारना है। बने रहिए ऐसे खबरों के लिए द समन न्यूज़ हरियाणा के साथ।